तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी रिवीजन क्लास 10th जो कि आप लोग की परीक्षाओं से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं रिवीजन करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अंत तक जरूर देखोगे। तो चलिए पहला टॉपिक आज एच.एम. पब्लिकेशन किताब में आप लोग 123 पेज नंबर पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक समझाता चल रहा हूँ। आप लोग रिवाइज करते चलिए, अपनी बुक में भी टिक लगा लीजिए कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेसेस, इसी को ही हम लोग कहते हैं वाइटल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ क्या होती है या लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो उसे ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो पेज नंबर आप लोगों को पता ही है 123 पे सबसे स्टार्टिंग में बोल्ड में लिखा ही हुआ है, लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिविंग एंटिटीज़ के रूप में फॉलो अप करते हैं। अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए दूसरा टॉपिक उसी में लिखा है, लिविंग एंटिटीज़ शो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो कितने कैरेक्टर आपकी बुक में दिए हैं, 12। तो एक एक करके मैं बता देता हूँ सारे कैरेक्टर्स को। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया है डेफिनिट फॉर्म एंड साइज। देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका साइज़ क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, साइज़ क्या होगा, निश्चित होगा। डेफिनिट फॉर्म के होंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर जरूर होगा, सेल से मिलकर जरूर बना होगा, ये दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से मिलकर टिश्यू हो सकता है, टिश्यू से ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। इसी तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जरूर तैयार होगा, मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से बना होगा, चाहे वो सेल से बना हो, चाहे टिश्यू बेस्ड हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम का हो, चाहे पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार है। न्यूट्रिशन भी करना चाहिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा न्यूट्रिशन करेगा, और आपका चैप्टर ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से घिरा हुआ चैप्टर है न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इरिटेबिलिटी और लाइफ साइकिल, दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको भी आप लोग कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके होंगे जिसकी वजह से वो लिविंग है। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रिशन क्या है, पेज नंबर 123 और 24 दोनों पे आप लोग लिविंग प्रोसेस समझ सकते हो या न्यूट्रिशन समझ सकते हो। लिखा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वाइटल एक्टिविटीज़ को, जिसमें न्यूट्रिशन भी जो है कंसीडर की जाती है, एक्सक्रीशन भी कंसीडर की जाती है, रेस्पिरेशन भी कंसीडर की जाती है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पेज नंबर 124 लास्ट में लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिसीव करते हैं, यूटिलाइज करते हैं मटेरियल का नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। देखिए अब न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उससे क्या मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, इन दोनों के सब टॉपिक भी आते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाइए। क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग इसी से आएगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा, लिखा होगा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद एग्जांपल्स। तो एक को समझाना, चाहे ऑटोट्रॉफिक एग्जाम पूरा समझाइए, चाहे हेटरोट्रॉफिक पूरा समझाइए। तो देखिए दोनों ही लगभग बराबर ही हैं। तो ऑटोट्रॉफिक की बात करें, नाम से लग रहा होगा ऑटोट्रॉफिक का मतलब खुद से, ट्रॉफिक का मतलब हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर बात की जा रही है पेज नंबर 124 टू 125 पे दिया हुआ है, दे कैन मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक बिकॉज हो, क्यों होते हैं, क्योंकि सिंथेसाइज देयर फूड बाय ओन सेल्फ। हाँ ठीक है, और एक प्रोसेस होती है जिसमें ये अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी मत माफ कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। जो रॉ मटेरियल होते हैं वो होते हैं दो, क्या होते हैं, CO2 और H2O। ठीक है, यहाँ लगाइए 6 मालिक्यूल, यहाँ लगाइए 12। आप जब ये बनाएंगे भोजन अपना, ठीक है, C6H12O6, और साथ में ये ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन का मतलब देते हैं, और क्या देते हैं, वाटर भी वेपर फॉर्म में निकालते हैं। इनको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, और नेसेसरी कंडीशन में क्लोरोफिल भी ग्रीन पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रैप करता है सनलाइट को। तो ये रिएक्शन आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। तो टाइप क्या है, दो तरह की होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। नाम से लग रहा है फोटो ऑटोट्रॉफिक में फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे होंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते हैं, और करते कैसे हैं, कीमो में मतलब केमिकल जो सिंथेसिस होती है उस केमिकली से ही अपना भोजन वो बना लेते हैं। तो ये दो तरह की हो गई, और एग्जाम्पल बताई दिया आप लोगों ने। फोटो ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स हो गए, कीमो ऑटोट्रॉफिक में सम कॉमन बैक्टीरियाज हो गए। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन होलोजोइक का हर साल पूछा जाता है, पैरासाइट और सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल्स मल्टीपल में पूछे जा सकते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए मैं बताता चल रहा हूँ, सब लोग तैयार करते चले। होलोजोइक
जो होता है, यानी कि भोजन जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम लोग खाते हैं, और हम लोग भी कॉमन एग्जांपल हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। और होलोजोइक में अमीबा भी आएगा। इसका मतलब इसकी जो 5 स्टेप प्रोसेस होती है वो जो भी परफॉर्म करेगा वो होलोजोइक कंडीशन वाला ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अमीबा में 5 स्टेप है, अच्छे से देख लीजिएगा। पैरासाइट की बात करें तो देखिए एंडो पैरासाइट होता है जो अंदर रहते हैं शरीर के अंदर, जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होकर भोजन प्राप्त करते हैं, एंडो पैरासाइट। और जो शरीर के बाहर रहते हैं, तो बाहर में आप लोगों ने देखा होगा बाल में जुजुएं होते हैं, वो भी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो पैरासाइट, पैरासाइट ही हैं। उसके बाद सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ में आप लोगों ने देखा होगा जो फफूंदी लग जाती है ब्रेड में या फंगस जो होता है उसे क्यों सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसमें पूछा जा सकता है, कॉमन एग्जाम्पल इसका पूछा जा सकता है। अब होलोजोइक तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं आगे। तो फिलहाल मैं स्टेप बता देता हूँ होलोजोइक के। देखिए स्टेप क्या होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कहाँ पे लिखे, पेज नंबर भी मैं बताते चल रहा हूँ, दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में कई बार पूछा गया था शुरुआती, अब क्या हो गया जब से 20 क्वेश्चन मल्टीपल के आ गए हैं तो कुछ क्वेश्चन जो पहले लॉन्ग में थे अब उनको शॉर्ट में किया जा रहा है। तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन इस बार भी शॉर्ट में आ सकता है, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कीजिए। तो पेज नंबर 126 में आप लोग देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस को 140 माफ कीजिएगा 145 टू 46 में, तो अच्छे से देखिए क्या चीज़ आपको पढ़नी है मैं वो बता देता हूँ। देखिए फोटोसिंथेसिस होती क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 एंड H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसकी सहायता से अपना भोजन बनाएगा, इसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब केमिकल रिएक्शन लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा आप लोगों को और करना पड़ेगा। मतलब इसमें इन्वॉल्व होने वाली दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, लाइट रिएक्शन जो कि बेसिकली कहाँ पर होती हैं, ग्रेना में होती हैं, और डार्क रिएक्शन बेसिकली कहाँ पे होती हैं, क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। तो आप लोग कैसे याद करोगे ग्रीन, तो ऐसे याद करोगे। देखिए L और G, ये तो मोबाइल आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा कभी ना कभी LG का फ़ोन, तो बस यही चीज़ तो याद करनी है कि लाइट रिएक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस ग्राना में होती हैं। बस एक याद हो गया तो अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। तो स्ट्रोमा में कौन सी होती होगी, डार्क रिएक्शन होती होगी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे DS से दिनेश शर्मा भी याद कर सकते हैं, याद तो कई तरीके से सोचिए, लेकिन कोशिश कीजिए एक कंफर्म कर लीजिए, दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है, दोनों को एक साथ मत लेके चलिए, डाउट कन्फ्यूजन हो सकती है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिल क्या होती है। अभी मैंने बताया क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। और जब ट्रैप कर रहा है तो इसको आप लोगों को बहुत डीपली नहीं लिखना है। पेज नंबर 126 पे सबसे ऊपर आप लोगों को क्लोरोफिल मिल जाएगा, लिखा हुआ क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट और फाउंड इन लीव्स। बेसिकली लीव्स को ही हम लोग क्या करते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। तो किचन ऑफ द प्लांट कहलाते हैं पत्तियां। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल में पूछा जा सकता है। ग्रीन यंग स्टेम भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन होते हैं तो क्लोरोफिल होगा। जितने भी ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये करते क्या है, ये करते हैं फोटो जो लाइट होती है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ करते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगला जो लॉन्ग तीसरा चौथा जो भी है वो बनेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें खींच देते हैं। पेज नंबर 129 पे आ जाइए। तो 129 यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। 129 पे देखिए हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, वे जो प्राणी होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, शाक सब्जी फल भोजन वगैरह करते हैं। मतलब जो शाकाहारी होते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। और जो सर्वाहारी होते हैं, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी तो खाते हैं, साथ में मांस मछली भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनीवोर्स। इसको अपने लैंग्वेज में आप लोग विद एग्जांपल के साथ समझा सकते हो। भाई ओमनीवोर्स में क्रो का एग्जांपल ले सकते हो, डॉग का एग्जांपल ले सकते हो। हार्बीवोर्स में आप लोग डियर ले सकते हो, गोट ले सकते हो, बफलो ले सकते हो, काऊ ले सकते हो। कार्निवोर्स में सिंपल ऑर्गेनिज्म जो आप लोगों ने याद किए हों, जो पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिशन होलोजोइक स्टेप मैंने बता दिए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये लॉन्ग में कई बार आता है, आने वाले समय भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। एक एक करके मैं बता देता हूँ कैसे आप लोगों को लिखना होता है। देखिए बहुत ज़्यादा रटने पे मतलब फोकस करिए, समझने पे फोकस करिए। तो इन जैसे नाम से लग रहा होगा इन साइड, तो इन साइड कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इन जैसे इन साइड का मतलब डाइजेशन स्टार्ट बेसिकली कहाँ, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब जब माउथ से स्टार्ट ही हो गया तो इंजेशन प्रोसेस भी आ गई। तो कैसे लिखोगे आप लोग सिंपली वे में लिखिए कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन वेयर वी टेक फूड इन साइड आवर माउथ एंड क्या करते हैं हम लोग, चबाते हैं, चुई फूड और विद द हेल्प ऑफ टीथ
एंड मिक्स द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग। अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर थी, 3 पेयर थी, सलाइवा का सिक्रेशन कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि सलाइवा में तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो एक्ट करता है उन कार्बोहाइड्रेट पे। मतलब स्टार्च को कौन पचाएगा? यही तो पचाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब जब पचाएगा तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? माउथ से। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो डाइजेशन कहाँ से दिखाते हैं? पेट से। जबकि डाइजेशन तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम आर माउथ। तो ये भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन है। तो दूसरा स्टेप डाइजेशन है, इसमें आप लोग लिख सकते हो इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ होलोजाइक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड। अब फूड कहाँ से स्टार्ट होगा डाइजेशन का? कहाँ पे स्टार्ट होगा? माउथ में। माउथ के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। आप डाइजेशन प्रोसेस ही तो समझा रहे हो, उसके बाद आप लोग स्टमक में ले जाइए। स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है? आप लोगों ने देखा था गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा था, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? म्यूकस पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था, पेप्सिन पढ़ा था। पी से पेप्सिन होता है और पी से पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, या फिर इसको कह सकते हैं आप लोग तोड़ता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा। तो ऐसे भी समझा सकते हैं। देखिए बहुत लॉन्ग नहीं बनाना है आप लोगों को, है ना, टाइम को भी देखना है। 3 सेट मिलते हैं इसमें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो सेक्शन सी जो बायोलॉजी है उसी को मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसको आप लोग अपने हिसाब से अपने लॉजिकली व्यू के हिसाब से टाइम को देखते हुए आप लोग जो है कंप्लीट करिए। तो डाइजेशन में जितना आप लोग लिख पाओ, डाइजेशन इन हेडिंग डाल के बना सकते हो, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना। क्लियर हो रहा? तो देखिए सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होगा प्रोसेस? वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ऐसे समझाना आप लोगों को। लीवर में बाइल का सिक्रेशन हो रहा था, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो रहा था, ऐसे भी समझा सकते हो। लीवर का फंक्शन जरूर पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिए, पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, पैनक्रियाज सिक्रेट होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम देख लीजिए। अब नाम ही में ट्रिप्सिन एंजाइम हो तो 3 चीज़ों का पाचन करेगा। इसका किसका पाचन करेगा? देखिए फैट का करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, प्रोटीन का करेगा। ये सब आप लोगों को मैं धीरे धीरे पढ़ाता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इजेशन सिंपली मैं बता दीजिए कि वेस्ट मटेरियल टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ, है ना, एनएस की सहायता से बाहर निकल जाता है। ये भी आप लोग समझा सकते हैं। तो समझाने का आप लोग व्यू बना लीजिए कि कैसे लिखना है। अब पेज नंबर 129 पे आ जाइए, उसमें लिखा हुआ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को बताना, मैन का वो भी। इसमें क्या करना है आप लोगों ने? शुरुआती में देखिए लिखा होगा, क्या लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स रिलेटेड विद ईच अदर टू फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को आप लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये दोनों को समझाते हुए ये आंसर लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, आप लोग उठा के देख सकते हो। 7 वेबसाइट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। देखिए सबसे पहले ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी है, नहीं याद हो रहा तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको माउथ ही बोलते हैं, माउथ भी आप लोग समझा सकते हो। माउथ को ही हम लोग ब्यूकल फेरेंजियल कैविटी कहते हैं या बक्कल कैविटी कहते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। बक्कल कैविटी को बेसिकली यहाँ पर बांटा गया है, ओरल कैविटी एज वेल एज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में 3 पार्ट हैं और ओरल कैविटी के 2 पार्ट हैं। वेस्टिब्यूल हो गया, ओरल कैविटी हो गया, ये आपकी एचएम पब्लिकेशन किताब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए, बहुत बड़ा वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स को नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स भी कहते हैं, मतलब फेरिंजियम में बटा हुआ हिस्सा है। ये आप लोग लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ईसोफेगस। तो क्या मेन कौन सा है? ब्यूकल कैविटी, आप लोग इसको ब्यूकल कैविटी मान लीजिए, ब्यूकल कैविटी। और दूसरा ईसोफेगस, यहाँ से क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लास्ट ईयर, पूछा गया था विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। तो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जिसमें डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता? तो वो होता है ईसोफेगस। कई बच्चे क्या करते हैं? एनएस लिख के आते हैं। भाई एनएस क्यों होगा? एनएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये बिल्कुल नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वही होगा जहाँ पर भोजन चल रहा होगा। भाई यहाँ चलता थोड़ा ना, यहाँ तो भोजन गिर जाता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ पर होता है, वह इसी की सहायता से बाहर निकल जाता है। कई लोग लिखते हैं रेक्टम, रेक्टम नहीं होगा, इसको बिल्कुल मत याद करिए, दिमाग बिल्कुल मत रखिए। रेक्टम जो होता है ये पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कैसे पार्ट है, तो मैं बताता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इसको मैं क्लियर समझा देता हूँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? सीकम होता है, कॉलन होता है, और लास्ट वाला क्या कहलाएगा? भाई लास्ट वाले तो रेक्टम कहलाता है। तो इसको दिमाग में आप लोगों को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर समझाता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से रिवाइज करते चलिए। देखिए ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर क्वेश्चन मल्टीपल के रूप में बनते हैं। एक क्वेश्चन तो समझा दिया कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग जिसमें डाइजेशन नहीं होता, तो वो है ईसोफेगस। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा कि माउथ से स्टमक में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग किस फॉर्म में बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टेल्सिस भी हो सकता है। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट आप लोग पढ़ के अच्छे से याद करके लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो, वैसे तो मल्टीपल में पूछा ही जाता है। अब भोजन हमारा पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहे क्या रही थी, देखिए HCl का सिक्रेशन करता है, ठीक है। HCl के बारे में आप लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। HCl हो गया, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है, क्योंकि इन जो स्टमक की वॉल होती है उसको बचाने के लिए म्यूकस जो है सीक्रेट होता है। अब पेप्सिन भी इसी में बनाइए, है ना, डाइजेशन करेगा किसका, किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा, तो आप पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन याद करके समझा सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में दिया ही, पेज नंबर 130 पे आप लोग देख भी सकते हो, वहाँ पर पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना है, उसको अच्छे से देखिए। और 131 पे आप लोग स्टमक के बारे में भी पढ़ सकते हो, स्टमक में सब कुछ बताया भी गया है, ठीक है। आप देखिए क्या करना है आप लोगों को, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट के नाम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्या क्या है। पहला है ड्यूडिनम, जबकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल में, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका, वो क्या है, ड्यूडिनम है, ये क्वेश्चन यहाँ से बना। उसके बाद जिजिनम और इलियम भी होते हैं, ये पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। सिर्फ नाम पर फोकस करिएगा, 2 लाइन को समझाना चाहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को समझा भी सकते हैं, ठीक है। जो विली होते हैं वो बेसिकली फाउंड इंटेस्टाइनल वॉल पे पाए जाते हैं, और एब्जॉर्प्शन का काम होता है विली का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली। तो विली क्या करता है, सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन को बढ़ा देता है, और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये सीधे एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को भेज देता है। तो ये कहानी आप लोग लिख सकते हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है विलस का। अब ये 3 पार्ट याद हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन के देखिए तीनों पार्ट याद हो गए, है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी में होता है, ये आप लोग लिख सकते हो। अब इतना करने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बता देता हूँ क्या क्या आ सकते हैं। देखिए पहली जो ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड है, कितने पेयर है अभी मैंने बताया था, 3 पेयर होती है, और तीनों के नाम आप लोग देख सकते हो 131 पेज नंबर पे सलाइवरी ग्लैंड नीचे डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ मिल जाएगा, तीनों नाम दिमाग बैठा लीजिए। पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है, और सब लिंगुअल है। 3 नाम मैंने बता दिए, 3 पेयर में होती है, तो ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में कई बार, तो 3 पेयर याद रखिए। सलाइवा का सिक्रीशन इसी से होता है। अब सलाइवा में कौन सा होता है, सलाइवरी, दिमाग बैठाइए, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं टाइलिन एंजाइम में, तो इसी का ही तो फॉर्म टाइलिन है। अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पर पी साइलेंट होता है, और टाइलिन भी दिमाग में बैठा सकते हैं। भाई ये टंग मतलब जीभ से सिक्रेट होने वाला सलाइवा में पाया जाता है, तो एमाइलेज और टाइलिन दोनों रखिए, ठीक है, ये भी आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे कह रहा है लीवर। देखिए लीवर के बारे में आप लोगों को डीपली पढ़ना पड़ेगा, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो लीवर है क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, देखिए एक तो मल्टीपल में तो जरूर बनने सारे क्वेश्चन, लार्ज या लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। अब ये डायफ्राम के जस्ट बिलो होती है, राइट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर की होती है, और 1.5 किलो की होती है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और इसको 2 भागों में बांटा भी गया है, राइट एंड लेफ्ट लोब। अब इतना सब कुछ आप लोग लिख भी सकते हो, आसानी से याद भी कर सकते हो। अब इससे सीक्रेट होने वाला जो जूस है उसको बोलते हैं बाइल जूस। अब बाइल का फंक्शन जरूर पूछा जाएगा, तो बाइल के फंक्शन के लिए आप लोग 133 पेज नंबर पे HM पब्लिकेशन में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। देखिए बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब है। ये परफॉर्म करता है क्या, बाइल कैन क्या कर सकता है, इमल्सीफाई फैट, फैट को इमल्सीफाई कर सकता है, तोड़ सकता है, स्प्लिट कर सकता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये काम करेगा। और ये प्रोवाइड कराता है एल्कलाइन मीडियम। क्यों कराता है, प्रोवाइड कराता है एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्टमक में HCl है। अब यहाँ से जब तक बाइल जो कि एक एल्कलाइन फॉर्म में है, जब तक ये आगे जाएगा नहीं, भोजन से मिक्स होगा नहीं, तो भोजन को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि वहाँ भोजन तो एसिडिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, HCl से घिरा हुआ है, तो HCl से घिरा है और यहाँ से बेस निकलेगा, तो दोनों का मिक्सअप होगा, उसके बाद सॉल्ट बनेगा जो कि नाइट्रोजनस वेस्टेज के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस को भी मैं आप समझा दूंगा। फिलहाल तो बाइल के 2-3 जो मेन चीज़ें वो याद कर लीजिए। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं बाइल, ये भी सही है। सॉल्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये भी बिल्कुल सही है। और इमल्सीफाई फैट तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम जरूर आता है, पेज नंबर उसी पे ही ये मिलेगा आप लोगों को 133 पे। क्या है देख लीजिए, फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस जो कि एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, कंटेन 96% वाटर और सॉल्ट एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस हैज़ द फॉलोइंग एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, लेकिन आप लोग ट्रिप्सिन पे फोकस करिएगा, जिसमें कन्वर्ट क्या होता है, प्रोटियोसिस इनटू पेप्टोन्स स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसके अलावा आप लोग 3 चीज़ों का पाचन जरूर याद कर लीजिए, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
अब अगला क्या कह रहा है, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर फंक्शंस क्या है, डाइजेशन इन माउथ मैंने बता ही दिया है, डाइजेशन इन स्टमक मैंने बता ही दिया है, और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी आप लोगों को पता है। अब फंक्शन जो कि आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी समय काफ़ी, आप लोग ये मत सोचिए कि समय निकल चुका है, समय बिल्कुल निकला नहीं है। आप लोग रिवीजन पूरा करिए, जितना आप लोगों ने याद किया है इसको बिल्कुल भी आप लोग साइड मत करिए। एक तो इससे दो फायदे हैं, एक तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो अच्छे से बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने रिवीजन पूरा कर लिया तो सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अगर आप लोग ये सोचोगे कि नहीं आप सिर्फ मेन टॉपिक देखें तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। मेन टॉपिक के चक्कर में आप लोग जो ज्ञान की बातें थी वो भी आप लोग दिमाग से निकाल दोगे। तो उसको रिवाइज कर लीजिए, समय प्रॉपर बचा हुआ है। कहीं पर भी वीडियो में अगर लिखा है कम समय में अच्छे से तैयार करें तो ये सिर्फ आपकी मनगढ़ंत कल्पनाएं हो सकती हैं। समय अभी अच्छा खासा बचा हुआ है, आप लोग पूरा रिवाइज कीजिए जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अभी तो मैं पूरा रिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझको लगेगा कि नहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम एग्जाम के टाइम ही पढ़ रहे हैं, 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग पूरा पढ़िए, 99% 100% पूरा सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एचसीएल के बारे में मैंने बता दिया है, क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है। 2-3 फंक्शन से ज़्यादा लिखना नहीं है। बाइल के बारे में भी 2 फंक्शन मैंने बता दिया है, और पैनक्रियास के बारे में भी फंक्शन मैंने बता दिया है। विली क्या होते हैं, सरफेस एरिया को बड़ा कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का और ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। तो ये काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया। अब चलिए अब हम लोग दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 135 पे आ जाइए। रेस्पिरेशन दिया हुआ है जो कि फायर ऑफ लाइफ होता है। जी हाँ, जीवन जो जीवित रहने के लिए ऑर्गेनिज्म करते हैं वो रेस्पिरेशन भी एक तरह की वाइटल एक्टिविटी होती है, लाइफ प्रोसेसेस में कंसिडर किया जाता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए जिसके लास्ट में TI1 लग जाए ये एक प्रोसेस ही होगी, ये बात तो आप लोग जानते ही हो। तो आप लोग शुरुआती तो केवल ढूंढते हो कि किस प्रकार से शुरुआत करना है आंसर, तो शुरुआत करिए। न्यूट्रिशन या माफ कीजिए, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते थे, रिड्यूस फ्रॉम H2O, एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, सिंपली वे में आप लोग समझा सकते हो कि गैसेस आर एक्सचेंज in this process by the living organism। तो respiration is a vital activity है ना, which is basically performed by the living organism in which gases are exchanged। ठीक है, O2 शरीर में जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा, यही है रेस्पिरेशन। अब मोड ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं ये भी आप लोग पढ़ के गए होंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। नाम से लग गया होगा, पेज नंबर 136 पे आप लोग देख सकते हो। इसका डिफ्रेंशिएट भी दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग डिफ्रेंशिएट के माध्यम से, और केमिकल इक्वेशन जरूर समझ लीजिए। देखिए हमको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन जब जरूरी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑक्सीजन एसेंशियल में होगा, यानी कि हमारे शरीर में ये जो C6H12O6 ग्लूकोज है पड़ा हुआ है, जैसे इसको मिल जाएगा ऑक्सीजन, तुरंत ये क्या होगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पर जब ये अलग होगा मतलब टूटेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तब शरीर से CO2 निकलेगी और वाटर भी निकलता है। अब यहाँ पर आप लोग बैलेंसिंग कर लीजिएगा, और एनर्जी हम लोग को मिल जाती है 673 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आप लोग ATP में लिखना चाहो तो 38 ATP लिख सकते हो, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन थी, ये एरोबिक की थी। लेकिन एनीरोबिक में ऑक्सीजन की उपयोगिता नहीं होती, तो सीधे तौर पे आप लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दिखा दीजिए, C6H12O6 डायरेक्ट दिखा दीजिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल के भी बनते, C2H5OH के भी बनते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हो। और जो एनर्जी लिबरेटेड होगी निकलेगी वो सिर्फ 2 ATP निकलेगी। अगर आप लोग ATP में ना लिखना चाहो तो 21 किलो कैलोरी लिख सकते हो। पेज नंबर आप लोगों को मिल जाएगा 136 पे। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए दोनों चीज़ों को। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए एक एक्सटर्नल होता है, एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और एक होता है इंटरनल। देखिए समझाता हूँ कैसे, क्या है एक्सटर्नल, क्या है इंटरनल और क्या है ट्रांसपोर्टेशन। जब हम लोग फिजिकल प्रोसेस के तौर पे ऑक्सीजन को इनसाइड करते हैं, ये हमारे शरीर में गया, ठीक है। अब ये पूरी तरह से शरीर में तो जाएगा नहीं, ये तो सिर्फ लंग्स फेफड़ों तक ही तो सीमित रहेगा, तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल कहलाएगा। एक्सटर्नल में सिर्फ क्या होगा, O2 जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा, ये यही सिर्फ कहलाएगा एक्सटर्नल। अब
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर में एक हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। कई बच्चों को नहीं पता कि ये क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ध्यान समझ लीजिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि ब्लड में था, अब ब्लड में करता क्या है, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, यूज कर लेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हमारे सभी समस्त सेल तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन करेगा। तो यही चीज़ तो आप लोग इसमें समझानी है, समझा दीजिएगा। अब इंटरनल की बात क्या होगी, थोड़ा सा इंटरनल समझा दीजिए। अब हमारे शरीर में सेल में क्या जा रहा है, वेरियस क्या जा रहे हैं, एक पाथवे बना होगा, जिस पाथवे के द्वारा आप लोगों को ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन दिखाना है, जिसमें आप लोगों को क्या समझाना है कि किस प्रकार एनर्जी हमको मिलती है, किस प्रकार ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचता है। तो एक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, जो कि पेज नंबर 137 पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बना हुआ है, इसको आप लोग बना के चले आओ, इसमें पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। यही समझाना है आप लोगों को। अगला देखिए, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कई अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं अलग होते हैं। जैसे आपके कोर्स में ये दो याद कर लीजिए, जितने निडेरिया हैं या जितने एनेलिडा के मेंबर हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं पूरे बॉडी सरफेस से, याद कीजिए। अगर अर्थवर्म आ जाए तब भी आप लोग यही लिखेंगे, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करता है। अगर कोई निडेरिया का मेंबर आ जाए तब भी आप लोग क्या करोगे, बॉडी सरफेस लिखोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा के मेंबर। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर जैसे तितली होगी, बटरफ्लाइज हो गई, और कॉमन एग्जांपल हनी बीज हो गई। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा, जो कि इंसेक्ट के रूप में होते हैं। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आप जो भी दिमाग में लाना चाहें ला सकते हैं, ठीक है। वो रेस्पिरेशन करेगा ट्राइकिया के द्वारा। किसके द्वारा? ट्राइकिया। अगर ट्राइकिया ऑप्शन में ही नहीं है तो बुक लंग्स ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, आप लोग बुक लंग्स लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिशेस और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स होगा। अब लंग्स की बात करते हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं, एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो कंटेन करते हैं अ पेयर ऑफ लंग्स। उसी तरह मैमल्स हो गया, रेप्टिलियंस हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब रेस्पिरेशन करेंगे लंग्स के द्वारा। तो क्वेश्चन ऑप्शनल में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, 16 जो कि टॉपिक है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, किस प्रकार से बनता है और क्या क्या इसकी फंक्शनिंग है। पेज नंबर आप लोग एचएम पब्लिकेशन की किताब से अगर पढ़ते हो तो पेज नंबर 139 पे साफ तौर पे दिया हुआ है। क्या दिया है? नॉस्ट्रिल, नासल चैम्बर, नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स, दीज आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। और इसी के बारे में दो दो तीन लाइनें आप लोग को लिखनी है। लेकिन जो लंग्स वाला जो मैंने एरो लगा रखा है, ध्यान से समझ लीजिए, लंग्स के बारे में आप लोगों से फंक्शन और डायग्राम पूछ सकता है, तो लंग्स जरूर याद करके जाइए। ब्रैंक्यूल्स और यहाँ पर ट्रैकिया वगैरह सब कुछ आप लोग ज़रूर दिखाएं। लंग्स के जो भी मेन कैविटीज़ होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। लंग्स आर इनक्लोज्ड विद अ मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। मल्टीपल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाइए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसी का, क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग जब सांस लेते हैं तो मैकेनिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेलिंग, और एक होता है इंस्पिरेशन मतलब इनहेलिंग। तो कुछ भी कह सकते हो। इसमें डायफ्राम किस प्रकार से मूव आउट किया हुआ है, 141 पेज नंबर पे डायफ्राम की स्थिति दिखा रहा है, वही आप लोगों को समझाना है। मैंने हालांकि एक में यहाँ पर समझा दिया है कि इंस्पिरेशन करते समय डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एक्सपिरेशन आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन का फंक्शन मैंने बता दिया है, काम बता दिया है। तो ब्लड को रेड करने का काम भी हीमोग्लोबिन का ही होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, गैसेस को ले जाने का काम करता है और बाहर निकलने का काम करता है। फंक्शन तो अच्छे से तैयार हो गए। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, वो भी ह्यूमन में, जो कि यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा आपको समझाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा समझाना है, तो वहाँ पर आप लोग करना क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा समझा दीजिए। पेज नंबर 142 में दिया है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो सर्कुलेट जो हमारे शरीर में ब्लड हो गया या लिक्विड मटेरियल सर्कुलेट करते हैं, उसी का ही नाम यहाँ पर पहला दिया है, ब्लड। ब्लड देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में 3 तरह के कैप्सूल्स हो गए, इनका साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ के जाइएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पेज नंबर 142 43 पे दिया हुआ है। तो 43 पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के जो नाम है वो मैं बता देता हूँ। आरबीसी जो कि एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी जो कि ल्यूकोसाइट होता है, और प्लेटलेट
जो कि थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, तो क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा जिसमें आप लोग अच्छे से कवर भी कर सको। हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहाँ से पूछ लिया जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, तो बहुत ही डीपली मैं बताता चल रहा हूँ तो कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हो गए, इन तीनों के फंक्शन भी याद कर लीजिए। भाई आरबीसी का मतलब रेड पिगमेंट होता है यानी कि हीमोग्लोबिन यहीं पे है, रेस्पिरेशन में काम आ रहा है यानी कि गैसेज एक्सचेंज करने के लिए आरबीसी महत्वपूर्ण होती हैं। डब्ल्यूबीसी किल ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। प्लेटलेट जो क्लॉटिंग में सहायता करता है, मतलब खून निकल रहा है तो उसको रोकने में सहायता करेगा प्लेटलेट, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड में पूरा आप लोग इसी के फंक्शन तीनों याद करके लिख सकते हो, ऐसा मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया तो मैंने समझाया भी था स्कूल में। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 20, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ में अंतर देखिए थोड़ा सा आगे मिलेगा आप लोगों को, ब्लड एंड लिम्फ में अंतर पेज नंबर 151 पर मिल जाएगा एचएम पब्लिकेशन की। अगर फिर भी आप लोगों के पास ये किताब नहीं है तो आप लोग मुझसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मांग सकते हैं 9120025555। अब देखिए हार्ट के बारे में थोड़ा सा अब सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, 145 पे मिल जाएगा, तो एचएम पब्लिकेशन की किताब है। तो 145 पे हार्ट के बारे में देखिए, सबसे पहले तो 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जब आप लोगों ने हार्ट का डायग्राम बनाया होगा तो उसमें ऑरिकल्स के बारे में, जिसमें ट्राइकस्टेड वॉल और बाइकस्टेड वॉल भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये सब कुछ पढ़ा होगा, कहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ प्योर ब्लड होता है, कहाँ इम्प्योर ब्लड होता है, ये सब कुछ आप लोगों को इसी के माध्यम से समझाना है। वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है। हार्ट का क्वेश्चन आता है वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म हार्ट से आएगा, या फिर आएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आएगा, या इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ट का डायग्राम से आ सकता है। तो तैयार, लेकिन फिर भी सब करके जाइएगा। सिस्टोल और डायस्टोल से ही हम लोग को क्या समझ में आता है कि हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, ठीक है। ऐसे नोट थोड़ा साइन ऑरिकल नोट जो कि आप लोग को पेज नंबर 148 पे मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा 147 पे मिल जाएगा। तो पेज नंबर 147 जिसमें नहीं लिखा मैं लिखता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने यहाँ खुद भी समझाया हुआ, पूरी डीपली समझाया। देखिए लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन O2। अब ये O2 जब भी हमारे शरीर में जाएगा तो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये कहाँ पहुँचेगा, हार्ट के जो चैम्बर हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें प्योर ब्लड होता है और इधर वाले में इम्प्योर ब्लड होता है। तो इसलिए इम्प्योर ब्लड वाला कॉलम इधर बना लीजिए और प्योर ब्लड वाला इधर बना लीजिए। तो अब आप लोग क्या सीखना है, कहाँ से कहाँ ब्लड पहुँच रहा है। तो देखिए लंग्स से ब्लड प्योर कहाँ पहुँचा, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहिए चाहे हार्ट कहिए, हार्ट से जो प्योर ब्लड है वो कहाँ पहुँचेगा, एओर्टा में, और एओर्टा की सहायता से बॉडी पार्ट्स में पहुँचेगा। अब यहाँ तो ऑक्सीजन का कंज्यूम मतलब ऑक्सीजन यूज हो गई है, अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हाँ, यह शरीर से, विभिन्न शरीर से जो ब्लड निकला वो कहाँ पहुँचा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से कहाँ पहुँचा, वेंट्रिकल में, इससे कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुंचा, और किसकी सहायता से पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरीज की सहायता से पहुंचा। इस तरह से आप लोगों को डायग्राम समझाना है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सिस्टोलिक मूवमेंट, डायस्टोलिक मूवमेंट, और जो इसकी कंडीशन होती है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, इसकी कंडीशन क्या है। देखिए उसमें लिखा होगा साफ तौर पर 120 और 80, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियरली समझ। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट जो किया जाता है इस स्फिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है, ये दिया हुआ है पेज नंबर 148 पे जरूर देखिए। और कहा भी गया है 120 और नीचे क्या होता है 80, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है mmHg में, किस में होता है, mmHg में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करें, किसकी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली देखिए यहाँ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के थ्रू होगा, और किसके द्वारा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये 2 ट्रांसलोकेशन प्लांट में होंगे और दोनों को आप लोग एज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझना है। पेज नंबर मैं बताता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ और क्लियर करता चल रहा हूँ। थोड़ा सा टॉपिक छूट गया मुझको लग रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ ऊपर, हाँ थोड़ा छूट गया है, 26 पॉइंट छूट गया। ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स होते हैं, और डिफ्रेंशिएट पेज नंबर 150 में दिया हुआ है। अब देखिए आर्टरीज में कैसा वेन, कैसा ब्लड था, प्योर ब्लड था। अब इसका मतलब प्रेशराइज होगा, जब प्रेशर होगा तो इसकी जो पाइप होगी वो मोटी होगी और लचीली हो सकती है, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट में वेन्स होगा, कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन एक अपवाद है, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो कंटेन करती हैं प्योर ब्लड, जबकि पल्मोनरी आर्टरी कंटेन करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप लोग कम से कम, आप लोगों के जो किताब एचएम की है उसमें 10 पॉइंट दिए हैं, आप लोग एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट याद करके जाएंगे, और 4 पॉइंट भी अगर आप लोग लिख के आते हो अच्छे से तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
अगर आप लोग 5 भी लिख देते हो, प्रॉपर सही लिख, तो कहीं कोई कमी नहीं मिलती, तो नंबर आपके लिए कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क्स पे डिपेंड है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग और समय को देखते हुए आप लोगों को आंसर लिखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक 27 वाला है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करेंगे हम लोग। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर प्लांट में है तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन वाटर का पढ़ लीजिए, जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया गया, पेज नंबर 151 पे दिया हुआ है। आप लोग अपनी बुक ओपन करते चलिए और उसी को पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। एसेंट ऑफ सैप जो कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर का होता है, डिक्सन और जॉली कंसेप्ट में समझाया, कोहेशन थ्योरी और एडहेशन थ्योरी, इन दोनों को भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे बोर्ड वाले इस बार 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन देने वाले नहीं, सिवाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में जो आएंगे वो 1 मार्क्स का होगा। बाकी 4 और 2 मार्क्स के हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। तो ये आप लोग जरूर तैयार करें, मेंटली आप लोग जरूर तैयार होकर जाइए। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड 153 पेज नंबर पर देख लीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें भी है। क्वेश्चन लास्ट ईयर ये पूछा गया था, लेकिन लॉन्ग में था तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन लॉन्ग का जरूर आता है। तो बच्चों ने काफ़ी जो है वह जो लॉन्ग वाला था उसमें था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बच्चों ने वही किया था। लेकिन आप लोग दोनों तैयार करके अच्छे से जाइएगा। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो कि बेसिकली फ्लोएम के द्वारा होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वो होता है किसके द्वारा, जाइलम के थ्रू। कई बच्चों से ये मल्टीपल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि एक्सक्रीशन और एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन, जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाना है, जिसमें किडनी का डायग्राम, स्पेशली डायग्राम और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाता है। माइक्रोवेशन ये जो शब्द है ये भी आप लोगों को एचएम पब्लिकेशन में दिया है, मिल जाएगा आसानी से। पहले तो आप लोग किडनी, यूट्रस, माफ़ कीजिए, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इन सब के बारे में अच्छे से 2-2 या 3-3 लाइन जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने आप लोगों को नोट्स बनवाए हैं, ईजीएस्ट नोट है वो 4-5 किताब मैं पढ़ता हूँ तभी मैं नोट्स बनवाता हूँ अच्छे से। आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, याद करने के तरीके में जो है उसमें कई प्रकार से आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखिए आर्टिफिशियल लास्ट टॉपिक इसका है हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस जो कि आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये जो होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो कभी कभी किडनी जब प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो आर्टिफिशियल किडनी तैयार करते हुए उनका हीमोडायलिसिस होता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक, इसको जरूर देख लीजिएगा। अब कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोगों को देखने, देखिए यहाँ ये मत समझिए कि बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे नहीं है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा उसी के क्वेश्चन एज अ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे समझाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑप्शनल बेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ऑप्शनल है, 3 भी ऑप्शनल है, 4 भी ऑप्शनल है। यहाँ तक ये 4 क्वेश्चन जब ऑप्शनल है तो आपको पढ़ने कितने, सिर्फ इतने पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है किस प्रकार हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन तो आप लोगों ने पढ़ा था, डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन माउथ, तो सब पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए सलाइवा के बारे में कह रहा है तो आप लोग टाइलिन एंजाइम पढ़ ही चुके हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पढ़ ही चुके हैं, तो ये सब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 8 में क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। 7 भी अच्छा दिया हुआ है। 7 में क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 एरोबिक एनारोबिक में अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ आर द एल्वियोलाई डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कह सकते हैं एक्सचेंज द गैसेस में आप लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, क्या है 11 में, तो डबल सर्कुलेशन है, इसका तो मैंने चार्ट बनवाया, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जाइलम फ्लेम का डिफ्रेंशिएट पूछा गया है। देखिए जाइलम, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जाइलम का कार्य क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बेसिकली डन बाई जाइलम। तो जा से जल और जा से जाइलम जरूर पढ़ के जाइए। फ्लोएम तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्पफुल होगा, तो फूड का ट्रांसलोकेशन कराएगा, ये आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। और MCQ के लिए मैंने स्पेशली कहा है कि MCQ के लिए आप लोग प्रिपरेशन होगी टेलीग्राम से, तो अभी तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। MCQ मैं आप लोगों को तैयार करवा दूंगा, ठीक है, पेपर से भी पहले मैं तैयार करा सकता हूँ, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे से आप लोग टेलीग्राम पे क्विज करिएगा, उसमें आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, जैसे OMR शीट आप लोग फिल करेंगे वैसे टेलीग्राम पर आप लोग क्विज मतलब जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होता है, उस पर क्लियर आप लोग मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स का मतलब रिड्यूसिंग चैप्टर है, ये आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर आप लोग CBSE बोर्ड से रिलेटेड हो तो इसके टॉपिक्स जरूर आ रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। तो मैं समझा देता हूँ कुछ टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को रिमेंबर करने हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूरॉन, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के रूप में आप लोगों से पूछा जाता है। पेज नंबर 166 पे सबसे ऊपर दिया है पहले ही पैराग्राफ में कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और ये डेंस नेटवर्क बनाता है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में घिरा रहता है और सेंसरी नेटवर्क के रूप में, रिसेप्टर के रूप में काम करता है। तो सेंसरी ऑर्गन जो कि आइज़ होती हैं, ईयर होती है, नोज हो और स्किन है, ये दीज आर द कॉमन, ये क्या होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें ये सेंसरी नर्व्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो कि सेंस न्यूरॉन होते हैं, जो सेंसरी जो सिस्टम होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। अब इसका मतलब होता है कैरी करते हैं इम्पल्स को, और कहाँ से, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर से, और कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन। अब इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ब्रेन से मसल तक ले जा रहे हैं तब ये कहलाएंगे मोटर न्यूरॉन। इसके बाद आप लोगों को तैयार करना नर्व्स और नर्व के टाइप। तो नर्व, उसी के नीचे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ न्यूरॉन्स फॉर्म नर्व्स। और ये नर्व्स तीन तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेम प्रोसीजर या सेम मैकेनिज्म आप लोग, जैसे अभी आप लोगों ने सेंसरी न्यूरॉन में समझाया था, तो नर्व में भी यही चीज़ समझाना है आप लोगों को कि आप लोग लीजिए विच कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो सेंसरी होंगे, और इसका अपोजिट क्या होंगे, उल्टा इसका क्या होंगे, मोटर होंगे। और जो दोनों तरीके से वर्क कर रहे हैं वो मिक्स्ड न्यूरॉन कहलाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आप लोगों को पेज नंबर 167 168 पे मिल जाएगा। तो तैयार जरूर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ब्रेन का जरूर आता है। स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिए एक बार। स्ट्रक्चर जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये तीन भाग बटे हुए नजर आएंगे। फोर ब्रेन में देखिए प्रोसेंसेफ्लॉन, सेरिब्रम और डाइंसेफ्लॉन, ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी। और जो मिड ब्रेन होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो प्रोस इंसेफ्लॉन की बात हो रही है, ये नाम ही है फोर ब्रेन का, केमिकल नेम कह सकते हैं या फिर साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का जो है रॉम्ब इंसेफ्लॉन होता है हिंड ब्रेन का। इसमें सेरिबेलम होता है, पॉन्स फेरोलाई होता है और मेड्यूला ऑब्लोगेटा होता है। इसके फंक्शन जरूर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी याद करके जाइएगा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी से रिलेटेड चीज़ आप लोग यहाँ बताएगी, आप लोगों ने देखा होगा। रिफ्लेक्स आर्क बनता है, जैसे आप लोग गर्म चीज़ को छूते हो तो अपने आप लोगों को मसल्स पीछे भाग जाती हैं, तो ऐसा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो प्रतिक्रिया होती है। अब एक डायग्राम बनाऊंगा, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, स्टिमुलस जिसकी द्वारा हम लोग अपने हाथ को पीछे खींचते हैं वो स्टिमुलस होगा। और स्टिमुलस क्या करेगा, हमारे शरीर में जो रिसीव करते हैं ऑर्गन, किसको, मैसेंजर को, वो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। और रिसेप्टर ऑर्गन कहाँ पे हैं, सेंसरी न्यूरॉन में पाए जाएंगे। और वो किसको मैसेज ट्रांसफर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि यहाँ ब्रेन से कोई भी काम नहीं होना है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन को क्या कहेंगे, संदेश भेजेंगे कि तुरंत अपना हाथ पीछे करिए, और मसल एक्शन कर देगा। तो ये जो प्रतिक्रिया है ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क बनेगा। और इसमें एग्जाम्पल स्नीजिंग हो सकता है और कई चीज़ें आप लोग लिख सकते हो अपने कोर्स से। अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की बात करें तो प्लांट हार्मोन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं। पहले तो नाम देख लीजिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, दीज आर द कॉमन प्लांट हार्मोन या प्लांट रेगुलेटर कह सकते हैं। 175 पेज नंबर पे सबके बारे में समझाया गया है। मूवमेंट दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। पेज नंबर 172 पे आइए, मैं थोड़ा सा इसको रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, जो कर्वेचर विच इज प्रोड्यूस इन द डेफिनेट डायरेक्शन विद रेस्टेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस को देखते हुए उसी डायरेक्शन में जाए, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब नास्टिक मूवमेंट का मतलब ये जो मूवमेंट होते हैं पत्तियों में, पेटल्स में, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस होते हैं। तो ये आप लोग नास्टिक मूवमेंट के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखिए जो रूट होती है, रूट, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली ये जियोट्रॉपिज्म शो करती है। कैसा शो करेगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी क्या करती है, धरती भी खींचती है अपने आप को, मतलब किसी भी चीज़ को। तो जब जड़ है तो वो धरती के नीचे ही तो जा रही है। लेकिन अगर निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो जो स्टेम होती है वो जो होती है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म के अगेंस्ट काम करेगी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म का मतलब रूट क्या होते हैं, ये रूट जो होते हैं वो नेगेटिवली होते हैं फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट को देखते हुए ये बिल्कुल बाहर नहीं आते। जबकि स्टेम क्या होते हैं, ये बाहर आते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म के अंतर्गत रहते हैं। अब हार्मोन्स जो कि ह्यूमन में होते हैं उनको आप लोग जरूर देखिएगा, जैसे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला
थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कर देगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये भी सिक्रेशन करेगी। तो ये हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो कि एड्रेनालिन का सिक्रेशन करेगी, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहलाता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं। पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से आता है देखिए। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास के बीटा सेल्स को याद कर लीजिए जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, किससे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स। और यहाँ पर कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते किस सेल से निकलता है इंसुलिन, तो बीटा सेल से निकलता है। अब गोनैड्स में आप लोग टेस्टिस और ओवरीज पढ़ के जाइए। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन सिक्रेट होता है, जबकि ओवरीज से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है। तो ये दोनों अच्छे से देख लीजिए। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8 और 10 पढ़ के जाइए, और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आप लोगों को तैयार करा दूंगा। तो चलिए अब यूपी बोर्ड वालों के लिए जो 3rd चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई आप लोगों को बोर्ड के मिल जाएंगे। तो चलिए 186 पेज नंबर एचएम पब्लिकेशन किताब उठा लीजिए और चलिए रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक तरह का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स होते हैं, और इसमें एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देन ओन काइंड, ठीक है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पेज नंबर 186 माफ़ कीजिएगा 187 पे आप लोगों को दोनों के आंसर मिल जाएंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा एचएम में गलत मिसप्रिंट हो गया, ए थोड़ा सा दूर हो गया है, तो उसको ए सेक्सुअल मान लेंगे। तो ए सेक्सुअल की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको भी जरूर याद कर लें। ओनली ए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, नो चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर में होंगे ड्यूरिंग द होल प्रोसेस के दौरान, और तीसरा इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, क्योंकि कोई गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होता, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, इसीलिए क्लोनिंग कहलाते हैं, ठीक है। क्लोन के बारे में आप लोग लिख ही सकते हो। अब डिफरेंट काइंड के या डिफरेंट टाइप के जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला है फिजन। फिजन 2 प्रकार के हैं, 2 भागों में टूटेगा तो बाइनरी फिजन, कई भागों में टूटेगा तो मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल जरूर देखें। तो बाइनरी फिजन में पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, जबकि मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम आ जाएगा। बडिंग एक प्रोसेस होती है जो कि ईस्ट और हाइड्रा में पाई जाती है, और इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है बड तैयार हो जाती है, और अब मैचुरेशन के बाद बड अलग हो जाती है। स्पोरुलेशन स्पोर फॉर्मेशन ही कहलाता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ मेंबर्स होते हैं फंगस के, वो क्या करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग राइजोपस याद कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली फाउंड इन एल्गी, और कॉमन एल्गी जैसे स्पायरोगायरा हो, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट बढ़ जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। रीजनरेशन बेसिकली ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट होते हैं वो टूट के नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं, रीजनरेशन कहलाता है। प्लेनेरिया एक अलग से ऑप्शन आप लोग याद करके जाएंगे, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है यहीं से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरह के हो सकते हैं, बाई स्टेम के द्वारा, बाई लीफ के द्वारा और बाई रूट के द्वारा। एग्जाम्पल जरूर याद करके जाइए। आर्टिफिशियल में आप लोग 4 प्रकार याद कर लीजिए, कटिंग हो गया, बडिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ठीक है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं। पेज नंबर आपके सामने दिया है 190 पेज नंबर पे, जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई 3 या 2 आप लोग एडवांटेजेस और कोई डिसएडवांटेजेस जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेज नंबर 194 पे देख सकते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा, डेवलप होगा न्यू इंडिविजुअल, और इन दिस रिप्रोडक्शन 1 मेल गैमेट मतलब मेल और अनदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, और क्या होगा, ऑर्गेनिज्म तैयार होगा आफ्टर क्या होगा, फ्यूज़न के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज जो है वो फॉलोइंग टाइप्स के, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला 2 ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, जाइगोट बनेगा, और इसके बाद गैमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से डेवलप होगा न्यू इंडिविजुअल। लिख सकते हैं फ्यूजन गैमेट
और रिस्टोर क्रोमोसोम, नंबर ऑफ स्पीसीज रिस्टोर होते हैं और न्यू वेरिएंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लोनिंग बिल्कुल नहीं बनेगी, न्यू वेरिएंट्स मिलते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और 4 वर्ल होते हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है, कोरोला की पेटल्स होती है, एंड्रोसियम की क्या होती है, स्टेमन होती है, और गाइनोसियम की कार्पेल भी होती है और पिस्टिल भी होती है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके जाइए। फ्लावर पार्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे। LS ऑफ फ्लावर डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो पेज नंबर 195 में लास्ट में सबसे लास्ट लाइन चेक करते हैं, वहीं पर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। और इससे रिलेटेड जो चीज़ है देखिए, स्लेंडर स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल, पेज नंबर 196 स्टार्टिंग से ही देखिए फ्यूनिकल मिल जाएगा, हाइलम मिल जाएगा, इंटेगुमेंट्स मिल जाएगा, न्यूसिलस मिल जाएगा, एम्ब्रियो सैक मिल जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये मैंने आप लोग क्लास में समझाया था। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट, और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें ही हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले कंडीशन आती है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें एक मेल गैमेट एक एग सेल से क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन अकर होगा। और जब फर्टिलाइजेशन अकर होगा तब उसके बाद एक अनदर जो मेल गैमेट बचा होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तो वहाँ पर हो जाते हैं 3। अब इसका मतलब वहीं पर बना क्या, ट्रिपल फ्यूज़न। तो जब एक ही समय पे फर्टिलाइजेशन एज वेल एज ट्रिपल फ्यूज़न दोनों एक समय पे हो रहा हो तब इस कंडीशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन अपनी बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 196 और 97 पे पॉलिनेशन दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन इनटू द रेस्पेक्टिव स्टिग्मा नोन एज पॉलिनेशन। और अगर उसी फ्लावर के ही उसी पौधे में जो फ्लावर लगे हैं उसी में ही पॉलिनेशन हो रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, पढ़ के जाइएगा। क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे से तैयार करिए। अनदर फ्लावर की बात होगी, ध्यान रखिए सेम काइंड ऑफ प्लांट होना चाहिए, अनदर फ्लावर होगा तब वहाँ पर पॉलिनेशन क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाइएगा। कुछ एजेंसीज होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती हैं, अब उनके कुछ टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को जरूर याद कर लीजिए। एनिमोफिली का मतलब देखिए, एनीमोमीटर आप लोगों ने पढ़ा था, विंड स्पीड को नापने के लिए या फिर हवा को पता लगाने के लिए हम लोग एनीमोमीटर पढ़ते थे। तो अब विंड से अगर पॉलिनेशन होगा तो एनीमोफिली कहलाएगा, अगर पानी से पॉलिनेशन होगा हाइड्रोफिली कहलाएगा। अब देखिए जूफिली में कैटेगरी आ गई, कौन कौन सी कैटेगरी, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गए। तो एनिमल्स की अगर बात करें या इंसेक्ट की बात करें तो एंटोमोफिली हो जाएगा, और नीथोफिली के लिए बर्ड्स आ जाएगा, और मेलेकोफिलिक्स के लिए भी कई तरह के जो हैं एनिमल्स हो सकते हैं। आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड 199 पेज नंबर पे देख लीजिएगा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड का डायग्राम देख लीजिएगा, प्लेम्यूल जो कि ऊपरी हिस्सा होता है और रेडिकल जो कि निचला हिस्सा होता है, जो कि जड़ बनाएगा, और प्लेम्यूल क्या बनाएगा, तना बनाएगा। तो चलिए अब 10वां पॉइंट देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जो कि यहाँ पर पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो लिखते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है, पेज नंबर 201 HM पब्लिकेशन में आप लोग देख सकते हैं। इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। टेस्टिस होगा, और उसके बाद एपिडिडाइमिस हो गया, वासा डिफरेंसिया हो गया, जेरेडक्ट हो गया, यूरिथ्रा हो गया, और पेनिस हो गया। दीज आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन्हीं के बारे में आप लोग को 2 से 3 पॉइंट में ख़त्म करना है। और इसका जो वीडियो है समझाया वो वीडियो आप लोग जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ओवरीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, वल्वा हो गया। दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम जरूर अच्छे से तैयार कर लें, 202 पेज नंबर, और 203 पर यह आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अब जो आखिरी टॉपिक जो कि लॉन्ग में पूछ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी शॉर्ट में, और शॉर्ट में पूछ सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ओव्यूलेशन क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। तो ये 3 क्वेश्चन तो शॉर्ट में है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। स्पर्म फॉर्मेशन और इसका डायग्राम जरूर पूछा सकता है। इम्प्लांटेशन ये 204 पेज नंबर पे आप लोग को मिल जाएगा। प्लेसेंटेसा, देखिए जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, फिजिकल रिलेशन, मतलब फिजिकल क्या होता है, एक तरह का संबंध होता है किसका, माता का, और साथ में किसका, जो फिजिकल अटैचमेंट होगा माता का और एम्ब्रियो का होगा। इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा माता के द्वारा, किसको प्रोवाइड कराया जाएगा, एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जो एक्सक्रीशन भी होगा, वेस्ट मटेरियल जो भी प्लेसेंटा जो भी एम्ब्रियो का होगा वो बाहर निकालने में मदद करेगा। तो ये प्लेसेंटा का फंक्शन 204 पेज नंबर मिल जाएगा। गेस्टेशन पीरियड
ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। gestation पीरियड अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। आप लोगों से ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द यूट्रस स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्प्लांटेशन अप टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड कॉल्ड द gestation पीरियड। देखिए 9 महीने का होता है, लेकिन अगर डेज में अगर वो क्वेश्चन देता है तो 9 मंथ एंड 10 डेज अलग से, तो इसका मतलब 280 डेज़ का ये पूरा टाइम पीरियड होता है। अब आखिरी जो टॉपिक है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो फैमिली प्लानिंग को अच्छे से याद करके जाइए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कई तरह के हैं, बैरियर मेथड्स हो गए, पेज नंबर 206 और 7 पे कंप्लीट समझाया गया है बैरियर मेथड, और उसके बाद सर्जिकल मेथड। देखिए सर्जिकल वाले मेथड वाले तो क्वेश्चन आप लोगों से शॉर्ट में भी पूछ सकता है। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है? तो वैसेक्टॉमी जो कि मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टॉमी जो कि फीमेल्स में होती है। कई लोग इसको याद नहीं कर पाते। देखिए सिंपल फॉर्म में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर ट्यूब लिखा है तो इसका मतलब फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड तो महिलाओं में होगा, मतलब फीमेल्स में हो सकता है, और वेसेक्टॉमी ये मेल में होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करने बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाला क्वेश्चन 11, ये जरूर तैयार कर लीजिए। एमसीक्यू की प्रिपरेशन मैं जल्द ही कराने वाला हूँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट इसी नंबर पर करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ सके और तैयारी मैं कराने चालू कर सकूँ। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि बायो का 4th चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड। काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक बने रहोगे और बायो का जो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जो मैं बताने जा रहा हूँ, डिटेल पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो होगी। पूरा पेपर जो होगा वो मैं बनाऊँगा 7 सेट का, तो उसको भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी क्या होती है? देखिए हेरिडिटी इंक्लूड दूस कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। पेज नंबर 212 पे आप लोग को हेरिडिटी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जेनेटिक्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। जेनेटिक्स होती है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ, पेज नंबर 214 पे सबसे ऊपर ही लिखा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के बारे में भी क्लियर हो गया। जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ये थे ऑस्ट्रिया के एक चर्च के फादर थे और वहीं पर बागवानी किया करते थे, और उनकी जो बगीचा था उसमें उन्होंने मटर के पौधे लगाए थे, और जो कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इन्होंने अपने रिजल्ट्स को या फिर जो एक्सपेरिमेंट था इनका उसके रिजल्ट को इनमें जो है लिखा भी था। इनकी जो मृत्यु थी वो, इनकी मृत्यु के बाद जो है 3 बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इनकी रीडिस्कवरी की थी, मतलब इनकी जो एक्सपेरिमेंट थे उसकी दोबारा से खोज की थी, वो भी आप लोगों को पेज नंबर 214 पे मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट था उसकी रीडिस्कवरी करने वाले जो 3 बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरिन्स और उसके बाद टी शेरमार्क। तो ये नाम जरूर याद करके जाइएगा। अब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो पी प्लांट पे थे, तो पी प्लांट पे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, जिसका बोटेनिकल नेम क्या था? पाइसम सेटाइवम। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो थे वो जरूर पढ़ के जाइए। तो 14 और 15 पे दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, द पी वॉज ईजी टू कल्टिवेट एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टेक्स ओनली अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। फ्लावर्स आर लार्ज एंड बाइसेक्सुअल होते हैं। पॉलिनेशन कुड बी इजिली बी कंट्रोल्ड इन दिस प्लांट। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे और जो लास्ट में है शार्पली डिफाइंड कैरेक्टर, जिसको मेंडल ने 7 कैरेक्टर जो बताए थे मेंडल ने, वो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। जिसमें फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन था, पॉड कलर पॉड शेप था, सीड कलर सीड शेप था, और उसके बाद जो आपको स्टेम हाइट पढ़ना है वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, और सीड कलर और सीड शेप भी जरूर देके जाइएगा। तो ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। ध्यान से समझ लीजिए, जितनी तैयारी आप लोगों ने की है स्टार्टिंग से उसी को आप लोगों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अब जो आप लोगों को पढ़ना है डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर पी प्लांट के क्या थे, वो आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से 215 पेज नंबर पे दिखाया हुआ है। टर्म्स यूज बाय मेंडल, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड देखिए नाम से लग रहा है हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन की अगर बात करें तो ये आपका जो हाइब्रिड है ये प्योर नहीं होता है। देखिए होमोजाइगस की बात करें तो ये प्योर होता है, हेट्रोजाइगस मतलब जो प्योर ना हो। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका मतलब ही ये हाइब्रिड हो गया, या फिर इसको कह सकते हैं हेट्रोजाइगस है। एलील का मतलब होता है पेयर ऑफ गैमेट, का मतलब डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, जबकि जीनोटाइप जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझाता है। इसी तरह से पेज नंबर 217 पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दिया है। मोनोहाइब्रिड जो कि सिंगल क्रॉस होता है, डाईहाइब्रिड जो डबल क्रॉस होता है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ। देखिए बैक से समझ में आ रहा है, हम लोग पीछे जाते हैं, इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि इंडिविजुअल होता है, इसका क्रॉस अगर हम लोग इसी के
पेरेंट से कराते हैं, तो पेरेंट से मतलब कैपिटल टी कैपिटल सी से करा सकते हैं, या फिर स्मॉल टी से करा सकते हैं। तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग बाय क्रॉस कह सकते हैं। और जबकि टेस्ट क्रॉस का जो सिंपल मेन डेफिनेशन है वो क्रॉस बिटवीन, ये आपका हो गया हाइब्रिड। इसी का क्रॉस सिर्फ इसके रेसेसिव से होगा, इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, डोमिनेंस को आप लोग क्या करोगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ समझा सकते हो, सेग्रीगेशन प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से लेकर है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाई हाइब्रिड को लेकर समझाया गया है, पूरी तरीके से बताया गया है। अब पेज नंबर 217 से 19 में आप लोग अच्छे से देख भी सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 220 और 21 पे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये आप लोगों को पेज नंबर 222 पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोसोम्स, देखिए पहले तो क्रोमोसोम देखते हैं क्या होता है। क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ये आपके दो में डिवाइड है, एक है ऑटोसोम्स और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। अब 46 जो क्रोमोसोम है इनको दो भागों में बांटा गया है। ऑटोसोम्स की संख्या है 22 पेयर। 22 पेयर का मतलब हो गया 44, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम हो गया मतलब 2। तो इसी तरह से 23 पेयर टोटल क्रोमोसोम थे जिनको पेयर में इस तरह से डिवाइड किया गया। अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, मल्टीपल में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन होता है? सेक्स मेल और फीमेल जो है गर्ल्स और बॉय बनते हैं वो कैसे बनेंगे? इवोल्यूशन में आप लोगों को स्पेसिएशन जो कि न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है 229 पेज नंबर पर दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। स्टेनली मिलर का डायग्राम है, अगर रिप्रेजेंटेशन समझा देंगे तब भी आप लोगों को मार्क्स दे दिए जाएंगे। होमोलोगस और एनालॉगस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलोगस मतलब सिमिलर ऑरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, जबकि एनालॉगस जस्ट अपोजिट टू दिस वन। तो 230 और 31 पेज नंबर पर दिया है। फॉसिल के बारे में आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ रखा होगा, फॉसिल के फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होगा। फॉसिल्स के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ के जाइएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 ये ही तैयार करके जाइए। और एमसीक्यू के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, टेलीग्राम पे चैनल पे क्विज होगा, उसी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो 399 पेज नंबर पे आ जाइए, थोड़ा सा आगे है फिजिक्स के 399 पेज नंबर पे। तो 399 पेज नंबर पे आप लोगों को यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसको मैं बताने चल रहा हूँ, उसी को आप लोग समझते चलिए। देखिए सबसे पहले जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। दीज आर अवेलेबल इन द अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। देखिए रिन्यूएबल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इनको हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और एक समय के बाद क्या होगा, देखिए रिन्यूएबल हो जाएगा, खत्म होगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। जैसे वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनिमल डंग हो गया, बायोगैस, बायोमास हो गया, तो ये सब क्या है? रिन्यूएबल हो गया। अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, और दीज इंक्लूड कोल हो सकता है, मिनरल ऑयल हो सकते हैं, नेचुरल गैस हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर, ये सब कुछ किस में आएगा? नॉन रिन्यूएबल में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें पहला है कन्वेंशनल का मतलब समझ लीजिए। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, तो जिनको हम पुरानी परंपराओं से चलते चले आ रहे हैं, चलाते चले आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेज नंबर 400 पे आप लोग देख लीजिए, फॉसिल फ्यूल के बारे में दिया ही हुआ है। तो फॉसिल फ्यूल में आप लोग कोल देख सकते हैं, मिनरल्स देख सकते हैं, नेचुरल गैस देख सकते हैं, पेट्रोल देख सकते हैं, ये सारे दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? फॉसिल फ्यूल्स के ही एग्जाम्पल हैं। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। देखिए इसके कई डिसएडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेज 401 पेज नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, देखिए इनका यूज़ करने के बाद ग्लोबल वार्मिंग समस्या बढ़ती है, एसिड रेन की समस्या बढ़ती है, इसको शॉर्ट में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ऑल्टरनेटिव, देखिए पहला क्या था? कन्वेंशनल, ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें सोलर कुकर के बारे में आप लोगों को डायग्राम के द्वारा पढ़ना है, 405 पे दिया हुआ है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, 5 नंबर के तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8 एंड 9 ये आप लोग को इस चैप्टर के एमसीक्यू को एनसीईआरटी क्वेश्चन को देख लेना है। अगला जो आर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैं तैयार करा देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो आर इन्वायरमेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टेज के प्रकार, तो वेस्टेज देखिए दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। देखिए जो वेस्टेज बायोडिग्रेड हो जाते हैं, आसानी से ख़त्म किए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, तो उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं किए जा सकते, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है,
मेटल्स हो गए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज नंबर 416 पे आप लोग देख सकते हैं। ए और ईपी ओडम की डेफिनेशन अच्छे से तैयार करके जाइए। अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम, द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर ओन कंपोनेंट। तो ये है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में देखिए बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं। अगर ए लगा तो इसका मतलब ए एब्सेंस ऑफ बायोटिक कंटेंट, और बायोटिक मतलब होता है लिविंग फॉर्म ऑफ क्रिएचर्स, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सब बायोलॉजिकल होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और एबायोटिक में जैसे सॉइल हो गया, लाइट हो गया, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट के उदाहरण हैं। 416 पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं एक एक करके बायोटिक कंपोनेंट क्या, जिसमें आप लोग प्रोड्यूसर पढ़ोगे, ग्रीन प्लांट पढ़ोगे। कंज्यूमर में आप लोग प्राइमरी कंज्यूमर देख सकते हो, सेकेंडरी देख सकते हो, टर्सरी देख सकते हो। टॉप कंज्यूमर भी कॉमन एग्जाम्पल में आ सकते हैं। डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करते हैं इन्हीं सबको, जो कि वेस्ट मटेरियल तौर पर धरती पे मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से डिफरेंट बिटवीन आप लोग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर देख लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर देख लेना है। अब फूड चेन की बात करें, देखिए फूड चेन एक तरह की चेन है जो कि सीक्वेंसली एक तरह से जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड बिटवीन, ठीक है, ये जुड़ी रहेगी, ये किसी से बिल्कुल अलग नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ नहीं आ सकती और इसको उठा के हम लोग यहाँ नहीं ले जा सकते। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता। फूड वेब में एक कनेक्शन तो होता है, लेकिन अगर आखिरी वाला कनेक्शन इस थर्ड वाले में भी आ सकता है, ऐसा जोड़ा जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेज नंबर मैं बताता चल रहा हूँ, 420 पेज नंबर पे देख लीजिए। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम में 10% लॉ के हिसाब से चलता है। अगर सपोज करिए पेड़ पौधे जो कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, ये लॉन्ग में क्वेश्चन, लॉन्ग माफ की जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। प्रोड्यूसर को अगर मान लीजिए 100 जूल एनर्जी मिलती है, तो इसका 10%, ध्यान समझिए कितना, 10%, प्रोड्यूसर से प्राप्त होने वाली एनर्जी का 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर काऊ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो काऊ में इसका 10% निकल के जो आएगा वो काऊ में जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी देख लीजिए, 423 पेज नंबर पर दिया है। 3R थ्योरी भी थोड़ी सी यहाँ समझाइए, वैसे इसका टॉपिक आगे मिलेगा। तो 3R थ्योरी को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ में खुद ही लेकर आऊँगा अपने चैनल के माध्यम से, तो उसको मैं तैयार जरूर करा दूँगा। अब सबसे लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, इसको भी देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 16, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए एग्जॉस्टिबल है, जो कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के तौर पे चलेगा। पेज नंबर 428 पे आ जाइए। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, ये जो होते हैं एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बटे रहते हैं। रिन्यूएबल का मतलब जिनको हम यूज करते हैं और ख़त्म होते हैं फिर दोबारा बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिनको हम खर्च करते हैं दोबारा बन नहीं पाते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे। गंगा एक्शन प्लान जो कि 1985 का टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों गंगा एक्शन प्लान का जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव तो क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और भी कई ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये पानी में पाए जाएंगे तो इसका मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और पानी दूषित हो सकता है। तो ये 429 पेज नंबर पर सबसे ऊपर ही दिया हुआ मिल जाएगा। रिड्यूस रिडिया साइकिल और यू 3R थ्योरी जरूर पढ़ के जाइए, कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है 4 नंबर में, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, बिल्कुल ईजीएस्ट टॉपिक है, आप लोग परेशानी नहीं होगी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट के बारे में आप लोग डीप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये 430 और 31 पेज नंबर पे दिया हुआ है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ फॉरेस्ट का इस्तेमाल। जो फॉरेस्ट के मेन जो एडवांटेजेस होता है, जैसे प्योरीफिकेशन ऑफ एयर, चेक ऑफ सॉइल एरोजन, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ हो गया, रॉ मटेरियल फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गया, फॉर्डर फॉर कैटल हो गया, फॉरेस्ट एंड सॉइल फर्टिलिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हो गया, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट हो गया, फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड हो गया, और फॉरेस्ट चेक द एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सब कुछ फॉरेस्ट के ही एडवांटेजेस हैं, इसलिए इनको सुरक्षा हमको देनी पड़ती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, हम लोग जैसे हो गए, तो और कई जानवर हो गए, उनका भी हम लोग कंजर्वेशन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट मैंने बता ही दिया है। अब इनके जो मिस यूजेस हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट को ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसकी वजह से इसके कई तरह के कॉजेस निकल के आते हैं। जैसे कॉजेस क्या है, इनक्रोचमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हो गया, फ्यूल वुड हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फॉरेस्ट डिजीजेस हो गया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये सारे इसके क्या है, कॉजेस हैं। इसी तरह से इसके कुछ इफेक्ट भी निकल के आते हैं। रिडक्शन इन रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल रिडक्शन हो जाता है। सॉइल इरोजन हो सकता है, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकते हैं, इंक्रीज इन फ्लड एंड ड्रॉट हो सकता है, चेंज चांसेस ऑफ लैंड स्लाइडिंग इंक्रीजेस हो सकती है, और डिक्रीज इन द वाइल्ड लाइफ हो सकता है, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मिनरल साइक्लिंग इज अफेक्टेड हो सकता है अगर इसको ध्यान ना दिया जाए।
तो आगे देखते हैं आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज किस प्रकार कंजर्व करा सकते हैं। तो कंजर्वेशन पेज नंबर 432 पे आप लोग आसानी से देख सकते हो कैसे कंजर्व करोगे। ये द लोकल पीपल के द्वारा किया जा सकता है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा, इंडस्ट्रियल्स के द्वारा, वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एसोसिएशंस के द्वारा, और कई तरह के जनरल जो हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसे भी कंजर्व किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें कोई पुराना डेवलपमेंट बाधित ना हो और हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। चिपको मूवमेंट, ये आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लेना, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसका जो मेन उद्देश्य था बचाना, पर्यावरण का जो है कंजर्वेशन करना। तो ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब वाटर रिसोर्स किस प्रकार हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, डैम्स वगैरह लगा के, डैम्स कहाँ कहाँ पर, किस नदी के ऊपर कौन सा डैम है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करनी है। बस ये टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि एसएसटी का भी टॉपिक, इसको देख लीजिएगा। कोल पेट्रोलियम एसएसटी में साइंस दोनों में मिलेगा, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ही आप लोग पढ़ के जाइए, और एमसीक्यू की तैयारी इस चैप्टर की मैं जरूर कराऊंगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आने वाली वीडियो जो कि फिजिक्स की है उसको भी मैं आज ही या कल तक ख़त्म करा दूंगा, और उम्मीद करता हूँ स्टार्टिंग से लेकर शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो आप लोग जरूर देखोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।